हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैसे पता चलेगा? पहले तो मुझे एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊंगा। तो एफ इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लूँ या एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू निकाल लूँ तो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में बड़ी आसानी होगी। कैसे करेंगे? हम जानते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा हमारा और एफ इधर पहुँच जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एफ और जो Q1 Q2 एज इट इज रहा बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक स्टेप क्लियर है? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक स्टेप में करके यहाँ दिखाऊं ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल्स काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है, सिंपली मैंने एफ को यहाँ पहुँचा दिया, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पहुँचा दिया, 1/4 पाई एफ इधर आ गया तो एफ Q1 एज इट इज, Q2 एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है? तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, अब क्या करो, इन सब के अपने अपने डायमेंशनल फॉर्मूले लगा दो तो आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 1 कांस्टेंट है, इसका तो लगेगा नहीं। रही बात Q की, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अब आप लोग एक चीज जानते हो कि I इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन टी। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Q इक्वल्स टू I इंटू टी। और आप जानते हो I भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इनके डायमेंशन हमें पता है। I का क्या होता है? एम्पेयर यानी कि A, और T का टाइम यानी कि T। तो हमें मिल जाएगा Q इक्वल्स टू AT। क्लियर है? तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया Q इक्वल्स टू AT। ठीक है, क्लियर है? अब चार्ज का हमें मिल गया AT तो हम पुट कर देते हैं 1 अपॉन, देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है तो 4 पाई का तो कुछ लगेगा नहीं, 1 को भी हटाई देता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, इसका भी नहीं लगेगा। तो जिन जिनके डायमेंशन फॉर्मूला लगेंगे वो हम लगाते जाते हैं। नंबर 1 का लगेगा नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला कांस्टेंट है। 4 का लगेगा नहीं, पाई का लगेगा नहीं। मुझे बताओ एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखो कुछ कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले तो आपको याद भी होंगे 11 से। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। क्या होता है एफ का? MLT-2। तो एफ का पुट कर देता हूं मैं MLT-2। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं जी, हमारा हो गया फोर्स का। ठीक है, आर यानी कि रेडियस या कह लो लेंथ, लेंथ का क्या होगा? एल, तो स्क्वायर है तो L2। तो ये नीचे वाले हो गए आपके डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आ जाओ Q। चार्ज का भी निकाला मैंने, एम्पियर और टाइम। तो एक चार्ज है तो AT और दूसरे चार्ज का AT। क्लियर है? अब इन सारे डायमेंशन फॉर्मूला को हम कैलकुलेट कर देंगे या सिंपलीफाई कर देंगे तो हमें एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला पता चल जाएगा। क्लियर है? तो कर देते हैं A और A, 2 A हैं तो A की पावर 2। ठीक है, T 2 है, T की पावर 2। ठीक है, ये क्या चल रहा है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू चल रहा है। क्लियर है? A की पावर 2, T की पावर 2। अब देखो नीचे क्या बचेगा हमारा? नीचे बचेगा M L2, ये है, एक ये है, तो L बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो M एज इट इज L की पावर 3। क्लियर है? और T-2 यहाँ तक हो गया। मैंने आपका न्यूमरेटर अलग सॉल्व किया, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व किया है। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे से जितना पॉसिबल होगा उतने स्टेप्स में लूंगा, चाहे मेरा आंसर कितना भी लंबा जाए। मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा कि हाँ आपको पता है A से A कट गया, L की पावर 3 नहीं करूंगा। मुझे पता है कि न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है बच्चों को, और मेनली जो दिक्कत होती है वो बीच में ही होती है। स्टार्टिंग में तो उन्हें भी पता होता है क्या फॉर्मूला लगाना है और उन्हें ये भी पता होता है निकल के क्या आएगा, लेकिन जो ये बीच वाली चीजें होती हैं दिक्कत तो यहीं आती है। तो पूरी कोशिश करूंगा एक एक स्टेप फॉलो करने की। क्लियर है? तो पहले मैंने क्या किया? न्यूमरेटर सॉल्व किया, डिनोमिनेटर सॉल्व किया। अब मैं इन सबको ऊपर पहुंचा देता हूं, शुरू करता हूं पहुंचाना। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, देखो M ऊपर तो M है नहीं, इधर M है नहीं, तो नीचे M है, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। ये तो हम जानते हैं कि 1/x अगर होता है तो 1/x जब ऊपर पहुंचता है तो क्या होता है? x की पावर -1। तो अगर ऊपर पहुंचेगा तो -1 हो जाएगा, तो यानी m की पावर -1, m की पावर -1। नेक्स्ट a को टारगेट कर लेता हूं, a या l को पहुंचा दो, पहले 1 बाय 1 इनको ही पहुंचा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। m पहुंच गए, अब l यहां पर है नहीं, ऊपर है नहीं, तो l की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो l की पावर -3। t यहां पर भी है, t ऊपर भी है। अब देखो ध्यान से समझना, t की पावर 2 यानी एक तो लिखा हुआ है t की पावर 2, और t की पावर -2 जब ऊपर जाएगा, t की पावर 2 एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और t की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो एक और t की पावर 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा आपका? कुछ भी नहीं। l पहुंच गया, t पहुंच गया,
m पहुंच गया और a बचा, उसको एज इट इज नोट कर देता हूं, a की पावर 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? m ऊपर पहुंचा m की पावर -1, l की पावर 3 ऊपर पहुंचा l की पावर -3, t की पावर 2 एक ऑलरेडी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और एक -2 से ऊपर जाने पर पॉजिटिव हो गया, t की पावर 2 वो हो गया, a की पावर 2 एज इट इज। क्लियर है? अब आगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, देखो अब जो डबल है उनको सॉल्व कर देते हैं। m एक है तो m की पावर -1, l एक है तो l की पावर -3, t दो हैं तो t की पावर 2, t की पावर 2, अगर बेस सेम है पावर क्या हो जाती है? ऐड, तो t की पावर 4, a की पावर 2। तो आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m -1 l -3 t की पावर 4 a की पावर 2। बिल्कुल क्लियर है, वही पूछा गया था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वीडियो को पॉज करो, नोटबुक लेके बैठो, साथ के साथ नोट डाउन करो। क्लियर है? वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन 1 बहुत अच्छे से क्लियर है, एक एक स्टेप फॉलो किया है मैंने। एप्सिलॉन नॉट आ गया m -1 l -3 t4 a2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द कूलम फोर्स। अपन को कूलम फोर्स कैलकुलेट करनी है, यानी कि फोर्स कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स। हमारे दो अल्फा पार्टिकल हैं, उनके बीच में हमको क्या करना है? फोर्स को कैलकुलेट करना है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर इन एयर। यानी दो अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल और दूसरा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर है? और पूछा गया है इन दोनों के बीच में लगने वाली कूलम्बियन फोर्स कितनी होगी या कूलम फोर्स कितनी होगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। कैलकुलेट करना है कूलम फोर्स, अल्फा पार्टिकल है, डिस्टेंस दिया हुआ है यानी कि r। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि दो अल्फा पार्टिकल है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हमें r दिया हुआ है कितना? 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर। मैं फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई, फिजिक्स के अंदर जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना हो या कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, तो जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी, सारी की सारी अपनी एसआई यूनिट में होनी चाहिए। जैसे चार्ज होता है कूलम, तो आप जब भी न्यूमेरिकल करो तो आपका चार्ज उनकी एसआई यूनिट में होना चाहिए, यानी कि कूलम में। अगर कूलम में नहीं है तो पहले कूलम में कन्वर्ट करो, तभी फॉर्मूला होगा। फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले लगते हैं, जितने भी फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले एक ही कंडीशन में लगते हैं कि आपको सारे फॉर्मूले की जो यूनिट है वो कैसी रखनी है? सेम रखनी है, यानी कि एसआई यूनिट में रखनी है। सेम मतलब ये नहीं कि टाइम और मास की यूनिट सेम रखनी है, मास को अपनी एसआई यूनिट में रखना है अगर मास यूज हो रहा है, तो टाइम को अपनी एसआई यूनिट में रखना है अगर टाइम यूज हो रहा है। तो सबसे बढ़िया बात, या सबसे बड़ी बात, सॉरी, सबसे बड़ी बात आपको न्यूमेरिकल करते टाइम पे दिमाग में रखना है, जब भी किसी क्वांटिटी को रखो तुरंत चेक कर लो कि एसआई यूनिट में है कि नहीं है, वहीं का वहीं। तो सबसे पहले मेरा डिस्टेंस आया और मैं जानता हूँ डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो भाई मीटर में बात हो रही है तो ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? तो डिस्टेंस मीटर में। और क्या दिया हुआ है? और कुछ भी नहीं दिया हुआ, एयर में रखा हुआ है। एफ निकालना है, हमें क्या निकालना है? एफ कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है जो कि हमें हेल्प करता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने में। क्या होता है कि एफ इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? आपको पता होगा। अब क्या क्या दिक्कत आएगी यहाँ पे? 4 पता है, पाई पता है, कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4πε0 की वैल्यू तो पता है, वो होती है 9 इंटू 10⁻9 जो कि कांस्टेंट है। 1/4πε0 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है कि 1/4πε0 आपका है कांस्टेंट, 9 इंटू 10⁻9। ये तो फिक्स होती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1/4πε0 की तो वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, पुट कर देंगे। Q1 दिक्कत है, Q1 यानी कि जो अल्फा, दोनों ही चार्ज कैसे अल्फा पार्टिकल है, मुझे इसका चार्ज नहीं पता, यानी Q1 नहीं पता और इसका भी चार्ज नहीं पता, Q2 नहीं पता। लेकिन एक बात है कि जो चार्ज इसका होगा Q1 वही चार्ज इसका होगा Q2, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। ये भी अल्फा पार्टिकल है और ये भी अल्फा पार्टिकल है। तो भले ही मैंने लिख दिया है कि ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है कि चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम कैटेगरी के हैं। अब बात आती है चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल का। तो याद रखना, चार्ज जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।
2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका 2 टाइम्स। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ साइड में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है मेरे भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 2e के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो हमें अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता चल गया। क्लियर है? अब वैल्यूज में पुट कर देता हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता चल गई। अब जो जो पता है वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना? बहुत आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, बिल्कुल प्यार से, एक एक स्टेप। मुझे पता है कि दिक्कत कहाँ होती है, इसलिए एक एक स्टेप फॉलो होगा। पुट करता हूँ 1/4πε0, इसकी वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10⁻9, पुट कर दी इंटू। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू तो पुट हो गई। अब है Q1 Q2, Q1 और Q2 की वैल्यू अभी पता चल गई कि भाई Q1 होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसका 2 टाइम्स। तो Q1 होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या मैं कह सकता हूं जो एक अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है? पुट कर देता हूं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? 1/4πε की वैल्यू पुट हो गई, Q1 की वैल्यू पुट हो गई 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाई। अब Q2 की वैल्यू पुट कर दो। Q2 की वैल्यू पुट क्या करूंगा, सेम है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू पुट हो गई, Q1 की पुट हो गई, Q2 की पुट हो गई, क्योंकि Q1 इक्वल्स टू द 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है, 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर। ऐसा ही यूनिट में वैल्यू पुट कर दो, 3.2 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम लिख देता हूँ, 2 बार, 3.2 इंटू 10⁻15। ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर था। स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। तो 3.2 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर मतलब क्या, इसको ही रिपीट करके सेल्फ से मल्टीप्लाई करना है। तो 3.2 इंटू 10⁻15। यहाँ तक क्लियर है? ये मेरा चल रहा है फोर्स की वैल्यू। अब देखो आगे क्या करना होता है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जितने ये 10 है, जितने भी क्या है ये 10 आपको दिख रहे हैं, पहले तो इनको एक साथ लिख लो। जैसे ये 10 है, और ये भी 10 है, और ये भी 10 है, और नीचे यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है। पहले इनको एक साथ लिख के सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे करेंगे। ये मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूँ साथ के साथ, भले ही टाइम लगेगा थोड़ा न्यूमेरिकल समझाने पर, कोई नहीं, आपकी समझ में आए वो ज़्यादा जरूरी है। तो सारे के सारे स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए बहुत धीरे धीरे चलूँगा। ठीक है, तो पास में लिख लेता हूँ सारे के सारे नंबर्स को मैं। तो जब मैं पास में लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 10⁻9 कलर चेंज हो गया यार, हाँ, 10⁻9 मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई भाई। अब क्या है 10⁻19 लिख लिया, मल्टीप्लाई 10⁻19। अब एक बात बताओ, अब जब इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। अब आप खुद देखो 10⁻19 है और ये भी 10⁻19 है, बेस सेम है 10 तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो आप बताओ -19 कितना होगा ऐड होके, -19 और -19, क्योंकि भाई पावर तो सेम है, तो वो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। -19 कितना होगा, 19 + 19 38, लेकिन माइनस का 38 कितना आएगा, -38। तो क्या मैं 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19 दोनों को कंबाइन करके 10⁻−38 लिख सकता हूँ? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखो ना 10⁻−19 है, ये भी 10⁻−19 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 19 + 19, लेकिन पावर नेगेटिव है तो पावर ऐड होने के बाद भी नेगेटिव ही रही। तो 10⁻9 इधर लिख देता हूँ 10⁻38 सीधा, क्या लिख देता हूँ 10⁻38। तो 10⁻9 और 10⁻38 सारे 10 सॉल्व हो गए। ठीक है, अब उनको रिपीट कर दो जो बचे हुए हैं, 2, 1.6, 1.6। अब एक काम करो, इनको भी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, इतना तो डायरेक्ट चलेगा ना, कि ये भी मेरे को एक एक स्टेप में दिखाना पड़ेगा, इतना तो चलेगा। 2 इंटू 1.6 यानी 16 2 या 32, और 1.6 है तो 3.2, ये तो पता है ना मल्टीप्लाई करना भाई, इतना तो पता होगा कि मल्टीप्लाई 2 इंटू 1.6 का कितना होगा, 3.2। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 3.2 आया, इंटू 1.6 इंटू 2 3.2 आया। अब देखो पूरा का पूरा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, 9
हाँ 9 रह गया, एक 9 को भी इधर ही लिख लेता हूँ, इंटू 9। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सॉल्व होगा, देखना 9 आ गया, 10 टू द पावर 9 था, आ गया, 10 टू द माइनस 19, 10 टू द माइनस 19 सॉल्व हो गया, 10 टू द माइनस 38 बन गया, 2 का मल्टीप्लाई 1.6 से हो गया 3.2, 2 का मल्टीप्लाई 1.6 से हो गया 3.2। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, 3.2 3.2, चाहो तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लो, वरना अभी मैं 3.2 इंटू 3.2 लिख लेता हूँ, 3.2 इंटू 3.2। अब क्या करो, जो जिनका बेस सेम है 10 10 वाले अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो या तो पहले लिख लो 10 टू द पावर 15 इंटू 10 द 15, या यहीं पर ऐड कर लो। अब देखो बेस सेम है 10 टू द पावर 15, बेस सेम है 10 टू द पावर 15, तो बेस 10 10 है, पावर क्या हो जाती है ऐड, और यहाँ पे तो पावर आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव भी नहीं है, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया 10 टू द पावर 30। कितना हो गया 10 टू द पावर 30। क्लियर है? तो ये आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो गया और डिनोमिनेटर भी सॉल्व हो गया। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यहाँ तक नोट हो गया मेरे भाई? ठीक है, तो ये नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूंगा मैं, इस वाले सारे के सारे टर्म को नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप समझ आ गए ना? मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, 1.4 की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू पुट की, Q2 की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की। उसके बाद मैंने क्या किया, जितने 10 10 वाले थे वो एक साथ सॉल्व किए, और जितने नॉर्मल नंबर थे वो अलग से सॉल्व किए। ठीक है, अभी आगे एक फर्दर कैलकुलेशन के स्टेप के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लिया ना अपने नोटबुक में? ठीक है, आगे अब इसको जब मैं नोट करूंगा यहाँ पे, तो मेरा आ गया फोर्स इक्वल टू 10 टू द पावर 9। अब चेक कर लो आप अपनी नोटबुक से क्या लिखा है जो आपने, F इक्वल टू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 माइनस 38 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 9, यही बचा था, और हमारा डिनोमिनेटर में था 3.2 इंटू 3.2 10 टू 30। ठीक है, आगे आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, एक काम करो, 3.2 से 3.2 कट गया सीधा सीधा, और इस वाले 3.2 से ये वाला 3.2 कट गया। क्लियर है? अब समझ आ गया ना कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, कि मान लो अगर मैं उसे 3.2 को मल्टीप्लाई कर देता किसी से 9 से या किसी से, तो भाई कट रहे हैं, तो इसीलिए जितना पॉसिबल होता है मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। कैलकुलेशंस में मैं जितना पॉसिबल होता है डिवाइड करता हूँ, उसके बाद मैं स्टेप्स को आगे बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ। जब मुझे लगता है नहीं भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना डिवाइड हो सकता ना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है, डिवाइड हो नहीं सकता, तब जाके मैं मल्टीप्लाई को चूज करता हूँ, वरना मैं स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कभी नहीं करता। और आप भी मत करो, आप जितना न्यूमेरिकल को पॉसिबल हो सके खोल कर रखो, क्या पता आगे चल के कुछ कटे, डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो 3.2 से 3.2 कट गया, 3.2 3.2 कट गया। अब 10 टू द पावर वालों को सॉल्व कर लो। अब देखो 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर माइनस 38 है, हम जानते हैं अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 9 प्लस माइनस 38 कितना हो जाएगा, 9 प्लस माइनस 38 यही तो आएगा, क्योंकि भाई 9 प्लस प्लस करोगे, लेकिन प्लस क्या करना है, माइनस का 38, तो कितना आएगा, 38 में से 9 माइनस कर दो तो 29, वो भी माइनस का, कितना, माइनस का 29। तो ये आपका बन गया मेरे भाई कितना, 10 टू द पावर माइनस का 29 इंटू का 9। क्लियर है? तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया। 3.2 तो कट ही चुके दोनों। ठीक है, आगे 3.2 डिनोमिनेटर से भी कट चुके। अब नीचे कौन बचा हुआ है हमारा, 10 टू द पावर 30। क्या बचा हुआ, 10 टू द पावर 30। अब क्या करूंगा मैं, 10 टू द पावर 30 को भी क्या करूं, 10 टू द पावर 30 को ऊपर ले जाता हूं। 10 टू द 30 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अब मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं करूंगा, वापस से देखो, जितना आपने नोट कर लिया उतना ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको बिल्कुल सीक्वेंस में लेकर आऊंगा। ठीक है, देखो गलती क्या हुई है छोटी सी, ध्यान से समझना। जो ये डिस्टेंस दिया था ना वो माइनस में दिया था, बस ये गलती हो गई है। तो डिस्टेंस माइनस में दिया हुआ था, तो 10 टू द पावर माइनस 15, यानी जहाँ जहाँ 10 टू द पावर 15 यूज किया है वहाँ वहाँ 10 टू द पावर माइनस 15 यूज करना है। सॉरी, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी लिखने में, ये था एक्चुअल में 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो 3.2 इंटू 10 टू माइनस 15 मीटर है, यानी आर की जगह जो आएगा 3.2 इंटू 10 टू माइनस 15 मीटर आएगा। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, 10 टू द माइनस 15, 10 टू द माइनस 15, कुछ नहीं चेंज होगा, सब कुछ एज इट इज है। फिर से बता रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है, सिर्फ साइन की छोटी सी गलती हुई है। ठीक है, तो 10 आर की जगह पर 10 टू माइनस 15 आ गया, 10 टू माइनस 15 आ गया। तो जो हमने 15 और 15 को ऐड करके 30 लिखा था, ऊपर की कैलकुलेशन सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं हुआ। जो पावर हमने 15 को पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड किया था तो हमारा आया था पॉजिटिव 30, यहाँ पर हम माइनस 15 को करेंगे तो आएगा माइनस का 30। सिर्फ इतनी सी गलती और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो उसके पास मैंने साइन चेंज किया है, बाकी सारी कैलकुलेशन जो अभी तक बोला है बिल्कुल सही है। क्लियर है? 10 टू द पावर माइनस 30, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्लियर ना, डिस्टेंस ही तो है 3.2 × 10⁻15, तो डिस्टेंस की जगह मैंने लगा दिया 10 टू द माइनस 15, 10 टू द माइनस 15, और यहाँ पर मैंने 10 टू द पावर माइनस 30 हो गया, क्योंकि माइनस 15 प्लस माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 30। ओके, आगे बढ़े। तो यहाँ पर भी हमारा जब आगे कैलकुलेशन आई तो 3.2 × 3.2 जो हमने किया था वो माइनस का आएगा, 10 टू द पावर माइनस 30। क्लियर है?
तो आपके डिनोमिनेटर में कितना बचा, सिर्फ 10 टू द पावर माइनस का 30। अब हम जानते हैं कि ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो 10 टू द पावर माइनस का 29 लिखा हुआ है इनटू जो 10 टू द पावर माइनस का 30 है, 10 माइनस का 30 है, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 30 यानी कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई 9। क्लियर है, यही तो स्टेप बचा। इक्वल्स टू -29 प्लस 30 कितना आ जाएगा 10। भाई ऐड कर लो ना, -29 प्लस 30, तो 30 में तो 29 गए, 1 बचा, तो 10 इंटू का 9 यानी कि 10 9 जा 90। और बात किसकी हो रही थी, फोर्स की, और सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी कैसी थी आपकी, ऐसा यूनिट में, तो 90 न्यूटन। तो हम कहेंगे जो आपकी फोर्स आ रही है कैलकुलेट होने के बाद, वो फोर्स कितनी आ रही है 90 न्यूटन की, किसके बीच में, उन दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच में। क्लियर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ईदर। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन बना लेता हूँ, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2। क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन, यानी इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है मेरे भाई, आर, यानी कि डिस्टेंस। क्लियर है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है, इनके बीच का डिस्टेंस है आर, यही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सच डेट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स तो लगेगी क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। चूंकि ये दोनों ही प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा मेरे भाई, रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये तो क्लियर है। तो कह रहे हैं जो रिपल्सिव फोर्स है यानी कि जो एफ है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एक प्रोटॉन के वेट के, एक प्रोटॉन के वेट के। क्लियर है, तो यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर आप पता करना चाहते हो कि इन दोनों प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो कितनी है, तो सिंपली आप क्या करो, इनके एक प्रोटॉन का वेट कैलकुलेट कर लो। जितना एक प्रोटॉन का वेट आएगा उतनी ही इनके बीच में फोर्स लग रही होगी। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि F इक्वल्स टू जो फोर्स लग रहा है वो वेट ऑफ प्रोटॉन के लग रहा है। किसके लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स वेट ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अब वेट ऑफ प्रोटॉन में क्या करेंगे हम, यानी m इंटू जी, हम जानते हैं वेट इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू जी। अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन का मास पता कर लें और g तो हमारा कांस्टेंट होता है 9.8, तो जैसे हम m इंटू जी कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है, जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि दो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है वो एक प्रोटॉन के वेट के इक्वल है। तो मेरा टारगेट है इस प्रोटॉन का वेट निकालना। क्लियर है, अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, यानी जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। यानी एक प्रोटॉन पे आपको मास पता है तो उस प्रोटॉन का वेट बता सकते हो, और इन्होंने बोला है जो उस प्रोटॉन का वेट है वही उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स है, क्योंकि वेट ही फोर्स होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वेट कैसे फोर्स हो जाएगा, क्योंकि वेट भी तो एक फोर्स ही है। तो वो आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, तो हम वेट निकालते हैं। तो हमसे बोला गया था कि जो फोर्स है वो वेट ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, यानी m इंटू जी, और मास हमसे बोला है भाई कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, मास अपनी ऐसा यूनिट में kg, कोई दिक्कत नहीं, g की वैल्यू पुट की 9.8, यानी इतना मेरे को फोर्स लग रहा है दो प्रोटॉन के बीच में। सीधी बात कहने की ये हुई, यानी कि इन दोनों प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू का 9.8 न्यूटन, इतनी फोर्स लग रही है। क्लियर है, अब आपको दोनों प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्स पता चल चुकी, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है मेरा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कोई दिक्कत नहीं। Q1 चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस दोनों में फर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे नेगेटिव मानते हैं, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 लेकिन नेगेटिव वैल्यू, और जो प्रोटॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इसको पॉजिटिव मानते हैं। बस इतना फर्क है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है। तो मुझे Q1 पता है, Q2 पता है, R निकालना है, क्लियर है। तो अब क्या करूं मैं, R को यहाँ पहुंचा दूं और F मेरा यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, नीचे 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल टू मेरा हो जाएगा Q1 Q2 ऊपर एज इट इज, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका F, क्लियर है। तो अब जैसे ही मैं वैल्यू पुट कर दूंगा किस किस की, Q1 की, Q2 की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की और F की, मुझे अपना क्या पता चल जाएगा, R पता चल जाएगा, लेकिन अभी R स्क्वायर पता चलेगा, मुझे डिस्टेंस निकालना है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो R स्क्वायर इक्वल टू क्या है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई F। R स्क्वायर इक्वल टू कितना है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F, ये है। अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो मैं क्या पता चल जाएगा, हमें R पता चल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो चार्ज Q1 कितना है, मैंने वही बताया जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, क्लियर है। ये Q1 Q2 हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यही पुट कर देता हूँ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि पता है ना आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये याद होना चाहिए भाई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जो नीचे आना चाहिए ना भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो जहां ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना वहां आएगा। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे लिखा है तो हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को ना नीचे लिख देते हैं ना, गलत। तो ये किसकी वैल्यू है, पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कहाँ आएगा, ये ऊपर आएगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऊपर आता है, क्योंकि किसकी वैल्यू है, पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गया, 9 टू 10 टू 9, तो बीच में आएगा, जो पूरा टर्म हटेगा तो ऊपर आएगा। तो Q1 Q2 बाई F, यहाँ तक क्लियर है। तो जो मुझे लगा कि यहाँ गलती कर सकते हैं बच्चे वो मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या आ गया ऊपर, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 Q1, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 Q2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 टू 10 टू द पावर 9। यहाँ तक बिल्कुल स्टेप्स क्लियर है। नीचे F बचा। अब F कितना है हमारा, अभी अभी हमने F निकाला, कितना निकाला कि मास इंटू जी, तो मास कितना था प्रोटॉन का वो हमने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। देखो F निकाला था 1.67 इंटू 10 टू द माइनस 27 इंटू 9.8, तो इसे पुट कर देते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू का 9.8, इतनी आपकी फोर्स थी। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, अच्छे से सारे पॉइंट्स, ठीक है भाई। आगे बढ़ूँ, ठीक है, फिर से वही स्टेप, 10-10 वालों को एक साथ सॉल्व कर लो और इनको अलग लिख लो। तो सिंपल करते हैं, 9 1.6 1.6 इसको एक पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 9 1.6 1.6 ये पहले लिख लिए मैंने, ठीक है। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 लिख लिए। अब कहोगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, सर मल्टीप्लाई हमने इसलिए नहीं किए क्योंकि क्या पता आगे चल के कुछ कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो नहीं करते। तो आगे अब देखो 10 टू द पावर 9, 10 टू माइनस 9, 10 टू माइनस 9, एक काम करो 10 टू द पावर 9 को तो एज इट इज लिख लो, 10 टू द पावर 9 को एज इट इज लिख लो, 19 और 19 इसको ऐड करके लिख लो, कुछ तो सिंप्लीफिकेशन होगा, कुछ तो कम होगा, ठीक है। तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर माइनस 19, यानी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस 19 प्लस माइनस वो माइनस 19 प्लस माइनस 90 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 38। तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर माइनस का 38 डिवाइडेड बाई 1.67 एज इट इज इंटू 9.8 एज इट इज इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई सारे स्टेप्स। अब आगे क्या करना, जब भी आपने 10-10 को सॉल्व कर लो तो जितने पॉइंट्स है कोशिश करो इन्हें भी हटा दिया करो। सिंपली देखो हम तो यहाँ चाहें तो अभी कैलकुलेटर से कर देंगे 2 मिनट में, टीचर तो हल कर देता है कैलकुलेटर से, लेकिन मेरे भाई करना तो आपको है पेपर में, वहाँ तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं 12th में। तो इसीलिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप चलो,
क्लियर है? तो पहले 10-10 वालों को सॉल्व करो, फिर ये पॉइंट्स भी हटा दो, डेसिमल्स हटा दो, ताकि और सिंप्लीफाई हो सके। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटा, भाई पॉइंट के बाद जितनी डेसिबो होती है यूनिट या जितनी क्या नाम है डिजिट्स होती हैं उतने 10 आते हैं, तो एक है तो इंटू 10, ठीक है भाई। तो दोनों का पॉइंट हट गया, नीचे से देखो 1.67 हटा तो इंटू का 100, ठीक है, क्योंकि यानी 2 थे तो 100 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? इसे नोट, इसे रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ूंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बिल्कुल सारी बातें क्लियर है। अब ये देखो, जो सॉल्व हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, उसे डिवाइड करते जाओ, और जो जितना सिंप्लीफाई हो रहा हो उसको सिंप्लीफाई करो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। देखो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, ठीक है। और क्या सॉल्व हो रहा है? और हाँ, 9 और 38 इसको ही सॉल्व कर लो। 10 टू द पावर 9 पॉजिटिव है, 10 टू द पावर माइनस 38 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कैलकुलेट करो, माइनस 38 में से 9 गए, कितने बचेंगे? माइनस 38 में से 9 गए तो माइनस का 29 बचेगा। तो और तो सिंपलीफाई मुझे कुछ लग नहीं रहा, और 9 इंटू 16 में भी करूंगा नहीं, क्योंकि क्या पता आगे कट हो जाए। जब मल्टीप्लाई करना ही है तो आगे जाके करेंगे ना, अभी क्यों करें फिर हम, ठीक है भाई। तो 9 एज इट इज इंटू 16 इंटू 16, क्लियर है ना? 16 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पहले 1.6 था, मैंने पॉइंट हटा के 10 लगा दिया था, 1.6 था, पॉइंट हटा के 10 लगा दिया था। तो अब ये 1 पॉइंट, जब पॉइंट हट के 10 आ चुके नीचे, तो अब तो 16 बन गए ना, पॉइंट 1.6 कहाँ रहे? तो 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू, ये अभी भी सॉल्व किया आपने, 10 टू द पावर माइनस 38 और 10 टू द पावर 9, कितना आएगा? 10 टू द पावर माइनस का 29 डिवाइडेड बाई 1.67। अब पॉइंट हट के ऊपर 100 आ चुका था, तो ये भी 167 बन गया, मल्टीप्लाई बाई 9.8, इसको नहीं लिया था हमने, चलो इसको भी ले लो, 9.8 को भी हटाओ, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक 10 एक्स्ट्रा कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं 10 एक्स्ट्रा करूँगा, तो चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, यहीं का यहीं, माइनस 29 है प्लस 1 है, कितना हो जाएगा? माइनस का 28, ठीक है। लेकिन लिखना चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो, 1.67 ये हो गया 98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 10 टू द पावर माइनस का 27, क्लियर है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व कर दिया। वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है ना? नोट कर लिया, ठीक है मेरे भाई। अब एक काम करता हूँ, उसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो ध्यान से समझना, 9 इंटू 16 इंटू 16, अभी भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, 10 टू द पावर माइनस 29 और 10 टू 10 कितना हो जाएगा? देखो, माइनस 29 है, ये पॉजिटिव प्लस 1 है, कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है, तो माइनस 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 28, तो इसे ये लिख देता हूँ, 10 टू द पावर इसे हटा दे रहा हूँ, माइनस का 28। यहाँ तक क्लियर ना? माइनस 28, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? 10 टू माइनस 29 इंटू 10 टू द पावर 1 था, तो 10 टू द पावर पॉजिटिव था, तो माइनस 29 प्लस 1 माइनस का 28 हो गया। अब इसको नोट कर लेते हैं ऊपर। हाँ, अब एक और काम कर लो, 10 टू माइनस 27 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलो लिख ही दे रहा हूँ स्टेप में, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, एज इट इज लिखा रहेगा 10 टू द पावर माइनस का 28 इंटू, अब हम जानते हैं कि जब भी कोई 10 टू द पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर से उठ के न्यूमरेटर में जाती है तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव हो तो, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। तो फिलहाल आप देख रहे हो 10 टू द पावर माइनस का 27 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 10 टू द पावर हो जाएगा 27, यानी कि पॉजिटिव, क्लियर है? अब जो लिखा हुआ नीचे लिखा रहेगा 16798, 167 इंटू 98, चेक कर लो मेरे भाई एक एक स्टेप, क्लियर है ना? 9 इंटू 16 इंटू 16 एज इट इज, 9 इंटू 16 इंटू 16 एज इट इज, 10 टू द पावर माइनस 28 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 27, क्योंकि माइनस 28 था, माइनस 27 पलट के 27 हो गया पॉजिटिव, नीचे 167 बचा और 98 बचा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो कुछ डिवाइड हो रहा तो कर लो, नहीं तो फिर सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा आगे। तो देखो 9 इंटू 16 इंटू 16, अब देखो पहले इसे पावर को उठा दे दो, 10 टू माइनस 28 और 10 टू 10 से इसको सॉल्व कर लेते, कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू, अब माइनस 28 प्लस 7 कितना बचेगा? 10 टू द पावर माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 28 है प्लस का 27 है, तो ऐड करो माइनस 28 और प्लस 27, तो माइनस 28 प्लस 27 कितना आया? माइनस का 1, तो 10 टू द पावर माइनस का 1 डिवाइड में 167 इंटू 98। भाई अब इससे ज़्यादा और स्टेप सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब देख लो कुछ डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर लो, वरना तो फिर फाइनली मल्टीप्लाई करना है ही, कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अब देखो ये मुझे 2 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, देखो 2 8 जा 16, 8 गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49,
और कोई डिवाइड हो रहा है? देखो 9 और 167 कोई कॉमन नहीं है, 1649 नहीं होगा डिवाइड, 849 नहीं होगा, 10⁻9 तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि अब हमें पता है 10⁻9 नेगेटिव है, नीचे आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो उसे भी नीचे ले आओ। तो देखो क्या क्या बचा, 9 इंटू 16 इंटू 8, नीचे क्या बचा, अब 10⁻1 को नीचे ला रहा हूँ फिर से, क्योंकि यार ऊपर क्या करेगा, नीचे कम से कम जीरो तो देगा किसी को। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी नेगेटिव पावर नीचे आती है, मतलब चेंज करती है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो अपनी पावर के साइन को चेंज कर लेती है। तो 10 की पावर -1 है, कहाँ पर है, न्यूमरेटर में, तो जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो 10 नीचे आते हुए 10 की पावर 1 बन जाएगी, और 10 की पावर 1 क्या होती है 10, तो ये हो गया 167 इंटू 49 को मैं लिख देता हूँ 490। क्लियर है? अब ये लास्ट सिंप्लीफिकेशन बचा, यानी ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। क्लियर है? वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया मेरे भाई? यहाँ तक सारे स्टेप्स क्लियर हैं भाई? मैं एक एक स्टेप्स करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? अभी भी अगर समझ ना आए और लग रहा हो कि नहीं सर ये स्टेप नहीं है, भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है? और अगर आपको ये समझ आ रहा हो ये कॉन्सेप्ट, भाई देखो मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देखी हुई थी, कोई भी इतना ज़्यादा लेंथी करके नहीं पढ़ा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे यार इतना लेंथी करके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि दिक्कत बीच में ही आती है, इसीलिए मैं देखो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, या जो भी आपको लगता हो कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, या कुछ भी सजेशन हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। क्लियर है? तो हम आगे कैलकुलेट करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया। अब इसको मैं आगे वाले नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेता हूँ, ताकि मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकूँ, ठीक है? कितना है, 9 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 167 इंटू 490। याद रखना जब भी आर स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है, आप नोट करते जा रहे हो ना नोटबुक में, तो आप ऊपर चेक करो, हम ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप तो नोट ही कर रहे होगे ना एक साथ। तो जब मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आया तो मेरा आ गया 9 इंटू 16 इंटू 8 167 इंटू 490। यहाँ तक क्लियर? देखो मेरे भाई मैं एक एक स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इससे ज़्यादा स्टेप मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा ले सकता हूँ, जितने पॉसिबल हो रहे हैं सारे स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से, अब क्या है, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि देखो 9 से 490 डिवाइड नहीं होगा, 16 से 167, मतलब कोई भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर पाएगा। तो हमारी कोशिश पहले क्या होती है, सिंप्लीफाई जितना हो सके करो, वरना तो बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही करना है। तो अपन का कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि कोई भी किसी को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा आपस में, तो सीधा मल्टीप्लाई करो। 9 8 जा 72 इंटू का 16, नीचे बचा आपका 167 इंटू 490। यहाँ तक क्लियर है? आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास, सिंपली 72 इंटू 16 इसको कैलकुलेट करो और यहाँ पे लिख देना, और 167 इंटू 490 कैलकुलेट करो, 167 इंटू 490 इसको कैलकुलेट करो, और इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख देंगे। देखो इतना तो करना पड़ेगा यार, 12th क्लास के बच्चे हो तुम, ठीक है? मल्टीप्लाई करो। तो जब अपने मल्टीप्लाई किया 72 और 16 को, तो हमारा आ गया 1152, और जब हमने 167 और 490 को मल्टीप्लाई किया, भाई मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, अब ये भी स्टेप दिखाऊं बोलो, ठीक है ना? ये स्टेप तो नहीं दिखाने ना। 167 टू 490 करोगे तो कितना आ जाएगा, 81830। क्लियर है? अभी भी ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है? अब देखो, अब आपका एक ऑप्शन है स्क्वायर को इधर ला के स्क्वायर रूट कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई जब स्क्वायर रूट निकालना ही है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि डिवाइड कर देते हैं सीधा पहले। तो अब डिवाइड कैसे करेंगे भाई? डिवाइड जो आपने छोटी क्लास में सीखे हैं सारी चीजें लगाओ भाई, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, कुछ ऑप्शन नहीं है। डिवाइड किसका करना है, 1152 में, 1152 में डिवाइड करना है 81830 का। क्लियर है? अब कैसे करते हैं क्या ना, ये नहीं कैसे करते पता होगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। अब भाई अपना वैल्यू चेक करो, 818 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करके देखो, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके देखो, 4 का मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे करो। चलो करो, अभी नोट करो, डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। तो अपन का डिवाइड करके आ गया 0.1407, ठीक है? आप डिवाइड तो कर ही लोगे। अब जैसे ही डिवाइड किया मैंने 81830 में 11520, देखो भाई मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं स्टेप्स ना छिपाऊं, पूरे स्टेप्स दिखाऊं। अब डिवाइड करने का काम है, वो एक एक स्टेप नहीं लूंगा मैं अपनी वीडियो के अंदर, वो तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, कितना तो कर ही सकते हो, लेकिन हाँ स्टेप मैं सारे दिखा रहा हूं कि 81830 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 11520 में। क्लियर है? तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू आ गई 0.1407, ये मेरा आ गया आर स्क्वायर। लेकिन हमें आर स्क्वायर तो नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था आर की वैल्यू, यानी कि जो डिस्टेंस है उन दोनों प्रोडक्ट के बीच में। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे, ठीक है? अब इसका अंडर रूट निकाल दो, इसे रफ कर देता हूं। तो जो अंडर रूट है वो किसका निकलेगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट में 0.1407, ठीक है? इसका अंडर रूट निकालना है तुम्हें, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट। इसका रूट निकालो, आपको पता होगा
इसका रूट कैसे निकालते थे? लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको याद हो कि 0.1407 दो दो के पेयर बनाते हैं, याद हो तो, ठीक है, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे 0 पॉइंट ले लेंगे पहले तो, क्योंकि पॉइंट से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो 3 जा, और यहाँ पे भी 3 9, यहाँ पे ऐड हो जाता था 6, ठीक है, कितने बचे 5, फिर क्या करेंगे, नोट कर लेते थे अगला पेयर 07, ठीक है। तो देखो देखो मेरे भाई, अभी अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग 0.1407 का क्या कर रहे हैं, अभी इसका रूट निकालेंगे। लेकिन एक और चीज ध्यान रखो, देखो अपन क्या करते हैं, मैं आपको एक सजेस्ट और करूंगा कि जो मेरी वैल्यू है ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। मीटर में क्यों आएगी आप पूछोगे, देखो फोर्स न्यूटन में दी हुई है, बाकी सारी जितनी भी क्वांटिटी है वो सबकी अपनी अपनी एसआई यूनिट में दी हुई है। तो आप क्या करो, जो ये आपका वैल्यू है ये मीटर में आएगा, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों कर रहा हूं 100 से मल्टीप्लाई, रीजन है क्योंकि देखो नीचे मेरा जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू है बड़ी और न्यूमरेटर की वैल्यू है छोटी। तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा 0.14 दिक्कत कर रहा है, पॉइंट लेना पड़ रहा है। तो मैं क्यों ना इस जो मीटर है इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दूं। तो जो ये कैलकुलेट करूंगा मैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू किस में आएगी मेरे भाई, मीटर में आएगी। तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में निकल आए। आपके ऐसा लग रहा कि बुक में अभी सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है, देखो ध्यान से देखो, वहां सेंटीमीटर दी हुई है, तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसे रफ कर देता हूं। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर मेरा हो जाएगा 1152, 0 0 डिवाइड में हो जाएगा 81830, ठीक है। अब आर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर लो, जो आपने वो डिवाइड किया था उसको मत करो, अब क्या करो 81830 को डिवाइड कर दो 115200, अब डिवाइड करो तो आपको कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.407 के अराउंड। कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लो अभी। तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करो, अभी इसको डिवाइड करो 81830 का, नोटबुक में डिवाइड करो, ऐसे नहीं, नोटबुक में डिवाइड करो 81830 का 115200 में डिवाइड करो, कितना आएगा, तो जब आपने डिवाइड करोगे आप तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1.4077, ठीक है, 3 4 तक निकाल दो बस। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई मेरे भाई, वो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1.4077। तो अब फाइनली ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में निकलेगा, फिर से बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब इतने स्टेप्स तो आपको लेने पड़ेंगे, तब ये डिवाइड करना है, अब इससे तो बच नहीं सकते आप, ठीक है, ये डिवाइड्स वगैरह करने पड़ेंगे। अब क्या करो, आर इक्वल टू क्या करो, उसका वो निकाल दो, रूट निकाल दो 1.4077 का, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका रूट पता है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो लगाना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या था, हिंट दे रहा हूं, करना आप ही को है, ठीक है। तो यहां पे हिंट दे देता हूं मैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग सिंपली एक जो वैल्यू होती थी वो लिखते थे, जैसे कि हमारी है 1.4077। हम क्या करते थे, इस तरीके से पेयरिंग करते थे और यहाँ पे जो बचता था वो हो जाता था, 1 1 जा 1 1 2 आ गया, तो 1 + 1, अब ये यहाँ पे पॉइंट ऊपर पहुँच गया, कितना बचा हमारा 40 बचा, ठीक है। अब क्या करते थे, यहाँ पे वैल्यू लिखने की कोशिश करते थे जिससे क्या आ जाए हमारा, जैसे 1 तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 1 और 2 1 जा 2, याद है ना ये वाला मेथड। तो 21 + 1 22, और ये कितना बचा 19 बचा आपका, ठीक है। अब 77 नोट कर लो। तो अब 22 के साथ में एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, इससे ज्यादा ना जाए, 1977 से ज्यादा ना जाए, कम रह जाए, ठीक है। इतना भी कम ना रहे, बहुत कम भी ना रहे, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना रहे। तो 7 से करके देखता हूं। तो हमारा रूल क्या कहता था, जो 22 आपका है, जो नंबर यहां लिखोगे वही नंबर यहां लिखना पड़ेगा। ये मेथड आपको तो पता होना चाहिए, पहले ये मेथड सीख लो, वरना अगर नहीं पता है तो तभी कर पाओगे, वरना ये लास्ट में आके फंस जाओगे इसका रूल निकालने में। 1589 आएगा, देखो 1977 ज्यादा बड़ा है तो 2 मैंने 7 पुट किया, तो 7 से मुझे लग रहा है ज्यादा छोटी वैल्यू आ रही है 1589, तो 8 करके तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 रखो, यहाँ 8 रखो और यहाँ 8 रखो। आगे मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 2 ही डेसिमल तक सफिशिएंट है मेरे लिए, मुझे 2 डेसिमल से आगे वैल्यू नहीं चाहिए, तो फर्दर कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो आर इक्वल टू मेरा आ जाएगा मेरे भाई 1.18 सेंटीमीटर, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा 1.18 सेंटीमीटर का। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो आप समझ रहे हो, इन 3 न्यूमेरिकल को कराने में लगभग मेरे को 30-40 मिनट, और बल्कि शायद कहीं 45 मिनट ना लगी हो, 45-50 मिनट लग चुकी हैं। इसलिए लगी हैं क्योंकि मैंने एक एक स्टेप फॉलो किया है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, एक एक स्टेप को फॉलो किया है, एक एक मेथड, एक एक स्टेप दिखाने की कोशिश की है कि भाई आपको यहाँ इस पॉइंट पे ऐसा करना है, इस पॉइंट पे ऐसा करना है।
आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।